हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राम चौधरी और आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में स्वागत है। यहाँ पे हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम इस लेक्चर के अंदर। अब यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के मिलेंगे जो कि आज के लेक्चर में कवर करने वाले। तो अच्छे से समझना और कोशिश करना कि इसके अंदर लॉजिक को आप पकड़ें। मैं भी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, फॉर्मूले को बाद में बताएं, पहले आपको इस क्वेश्चन या इस टॉपिक की मूल बात पे डिस्कशन किया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम पढ़ना है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले उस प्रॉब्लम को या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को हम किसी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर हमें पूछता क्या है सामने वाला, या एग्जैक्टली हमें इंफॉर्मेशन किस टाइप की गिवन होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने टाइप 1 करके एक इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इस इलस्ट्रेशन को आप पढ़ोगे तो आपको कहीं न कहीं से टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की फील आएगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बॉक्स 1 है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बॉक्स 1 की इंफॉर्मेशन है जिसमें क्या बोल रहे हैं वो कि 3 रेड बॉल है एंड 7 ब्लू बॉल है। ऐसे ही बॉक्स 2 है जिसके अंदर 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल है, यानी दोनों बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स हैं। एक कॉइन इज थ्रोन, यहाँ पे एक कॉइन को थ्रो किया जाता है। इफ आउटकम इज हेड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स 1। यदि कॉइन का आउटकम हेड आया तो हम क्या करेंगे, बॉक्स 1 से बॉल को ड्रॉ करेंगे। इफ अदरवाइज बॉक्स 2 से आपको बॉल ड्रॉ करनी है, यानी किसी भी बॉक्स से बॉल निकालनी है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉइन के आउटकम पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल थ्रोन इज रेड इन कलर, यानी हम किस बॉल के निकालने के इंटरेस्ट में रेड कलर की। अगर इसको मैं ट्री डायग्राम से समझाऊंगा तो आप बेटर इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो एग्जैक्टली इसमें ये क्या जा रहा है कि हमारे पास में एक कॉइन है। ठीक है, इसको आप थ्रो कर रहे हो। जैसे मैं कॉइन को थ्रो करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी का मतलब, या तो मेरे पास में ये हेड आ सकता है या मेरे पास में टेल आ सकता है। ठीक है, या मेरे पास में टेल आ सकता है। अगर हेड आता है तो मैं किस बॉक्स को पकड़ूंगा, इफ आउटकम इज हेड, यहाँ पे लिखा है इफ आउटकम इज हेड देन बॉल इज थ्रोन ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 से बॉल ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे सिनारियो किसका बनेगा, बॉक्स 1 का बनेगा। चलिए, ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 1 की इंफॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर 3 रेड है और 7 ब्लू बॉल है। ठीक है, और यहाँ से आप एक बॉल ड्रॉ करोगे और वो क्या होनी चाहिए, एक बॉल ड्रॉ करनी है और वो क्या होनी चाहिए, रेड इन कलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रेड इन कलर। अब सेकंड भी कंडीशन आ सकती है आपके पास में कि यदि आपके पास में हेड नहीं आया है तो अदरवाइज क्या निकालोगे, बॉल फ्रॉम बॉक्स 2। बॉक्स 2 से बॉल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स 2 का मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, बॉक्स 2। और इसकी इंफॉर्मेशन में क्या है, इसमें आपके पास में 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, वो भी रेड होनी चाहिए। अब आपसे कह रहे हैं कि टोटल रेड हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल रेड की बात करें तो आप इसे फर्स्ट पाथ से भी निकाल सकते हो, जो पहला पाथ निकल के आ रहा है, पाथ फर्स्ट। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाथ फर्स्ट है। और आपके पास में ये जो सेकेंड पाथ है, इस पाथ के थ्रू होते हुए भी रेड बॉल आ सकती है। हमको ऐसा नहीं कोई बोला है कि किसी स्पेशल पाथ के थ्रू आपको रेड निकालनी है, आपको केवल रेड की बात करनी है। तो मैंने इस पूरी प्रॉब्लम को इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप बाकी की वैल्यू यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि जैसे मैं कॉइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास में स्टार्टिंग में दो आउटकम निकल के आ रहे हैं, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेड की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, तो आप कहोगे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी 1/2। अब मैं सेकेंड पाथ में क्या आउटकम आ रहा है, टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी, 1/2, क्योंकि कॉइन के दो आउटकम होते हैं, हेड एंड टेल। तो आप यहाँ से एग्जैक्टली बता सकते हो कि मेरे पास में फर्स्ट पाथ के सेलेक्ट होने की
कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2, और सेकंड पाथ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2 है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे जा रहे हैं और हम यहाँ से रेड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये रेड आने पे कहीं की कंडीशन लग रही है। क्या कंडीशन लग रही है कि आपको उससे पहले ये हेड तो आना चाहिए कॉइन पे, तभी आप इसमें से रेड बॉल निकाल पाओगे बॉक्स फर्स्ट में से। तो बॉक्स फर्स्ट में से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा बताओ, बॉक्स फर्स्ट में टोटल कितनी है? 10 बॉल है जिसमें 3 रेड है। तो बॉक्स फर्स्ट में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। लेकिन उसका नोटेशन कैसे लिखेंगे? तो नोटेशन ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब कंडीशन है, आप पहले से जानते हो कि इसके अंदर क्या है, हेड आया। कंडीशन क्या है कि इसके अंदर हेड आया। तो जब भी कंडीशन की बात होती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि आप पहले से कोई कंडीशन जानते हो और उसके बिहाफ पे आगे वाली कंडीशन या आगे की कोई आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो हम उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। कैसे लिखते हैं? आपको पता है आपको रेड बॉल निकालनी है, बट कंडीशन है कि इस पाथ के थ्रू ही आए। तो आप यहाँ पे ये रेड डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं लिखोगे, इसमें क्या लिखेंगे? कंडीशन की हेड आए। ठीक है, ऐसे सेकेंड पाथ से भी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि इसके अंदर टेल आया था। क्या कंडीशन है? कि टेल आया था। अब बताओ, सेकेंड पाथ से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/10 है। कितनी है? 6/10, क्योंकि 6 तो रेड है और टोटल कितनी है? 10, तो 6/10। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ही पाथ के सेलेक्ट होने से फाइनली आपको रेड ही मिल रही है, तो टोटल रेड कितनी होगी? और टोटल रेड कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो टोटल रेड की बात करें तो आप पाथ फर्स्ट से भी जा सकते हो। क्या कर सकते हो? पाथ फर्स्ट से जा सकते हो और पाथ सेकंड पे जा सकते हो। ये दोनों पे आपके पास चॉइस है, और जब भी चॉइस होती है तो दोनों के बीच में एडिशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए, पाथ फर्स्ट के सेलेक्ट होगा तो सबसे पहले हेड आना चाहिए। फिर कंडीशन ये कि रेड हो, गिवन दैट हेड आ चुका है, तो उसको ऐसे लिखोगे। प्रोबेबिलिटी मतलब मुझे रेड लिखनी है, तो ये क्या करूंगा, पहले स्टार्टिंग वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि ये हेड आया, तभी तो आपको आगे प्रोसीड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देन फिर सेकंड वाला आउटकम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन हेड, प्लस सेकंड पाथ के थ्रू रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड पाथ के थ्रू रेड निकाल तभी पाओगे जब पहले टेल आया होगा, देन उसके बाद में रेड बॉल निकली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैं रेड की बात करता हूँ तो एक तरह से मुझे दोनों को ऐड करना पड़ रहा है। दोनों को क्या करना पड़ रहा है? ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2 है, और गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन हेड ये 3/10 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? 1/2, और रेड गिवन टेल 6/10 है। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/20 और 6/20। ठीक है, तो ये 9/20 आ जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है कि 9/20 जो कि रेड फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये एक ट्री डायग्राम है, हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू चलते गए और उससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास में दो पाथ बन रहे थे, दो ऑप्शन बन रहे थे। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ और कॉइन की जगह थ्रो करते और उसके बिहाफ पे आपके पाथ सेलेक्ट होते हैं। तो पाथ दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें गिवन कंडीशन को अच्छे से स्टडी करना है और वहां से पता लगाना है कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये एक टाइप 1 हो सकता है जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम का बनता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। ऐसे हम टाइप सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक, बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक प्रोबेबिलिटी की कंडीशन या हमें डेफिनेशन दिमाग में है। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक बैग है जिसके अंदर 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो हमारे पास में एक बैग है, ऐसा सोचिए कि इसके अंदर 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक है। अनदर बैग है जिसके अंदर 7 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो दूसरे बैग की इंफॉर्मेशन भी ऐसे पता लगे। ए बॉल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड। अब क्या कर रहे हैं? एक बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड। देन ये बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, और फिर एक सेकंड बैग से बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी की बॉल क्या हो, व्हाइट कलर की हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे समझूंगा कि मेरे पास में जो गिवन क्या है, अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे गिवन है कि 2 बैग है, ठीक है। एक बैग फर्स्ट है जिसके अंदर 5 वाइट एंड 4 ब्लैक है, ठीक है। ये हमारा बैग फर्स्ट है। ऐसे ही सेकेंड बैग है इसके अंदर 7 वाइट है और 9 ब्लैक है, ठीक है। ये बैग सेकेंड है। अब आप कर क्या रहे हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि हम एक बॉल है जो फर्स्ट बैग से निकाल के सेकेंड बैग में रख रहे हैं। तो इसको मैं फिर से ट्री डायग्राम की तरफ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो गिवन था, अब यहाँ से समझेंगे तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। देखिए ये हमारे पास में, अच्छा ये तो पक्के से दे रखा है इसमें कि बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैग के अंदर 5 वाइट है और 4 ब्लैक है। अब आप यहाँ से एक बॉल निकाल रहे हो, भाई इसमें कितने कलर की बॉल है, 2 कलर की बॉल है। कितने कलर की है, 2 कलर की। अब यहाँ से आप कोई एक बॉल निकालोगे, अब वो लेट से रैंडमली मैं कहता हूँ कि वो व्हाइट कलर की है। कौन सी, व्हाइट कलर की। अब उसको निकाल के आपने क्या कर दिया, सेकंड बैग में रख दिया। तो सेकंड बैग में क्या होगा बताओ, सेकंड बैग की क्या हाल हो गया होगा। सेकंड बैग के अंदर ये B1 है, ठीक है, और ये B2 है। तो सेकंड बैग में क्या होगा, एक व्हाइट बढ़ गई होगी। तो कितनी व्हाइट हो गई होगी, 7 पहले से थी और एक व्हाइट और आ गई। और ब्लैक में कोई चेंज नहीं आया होगा, ब्लैक तो उतनी ही रही होगी। अब आप क्या कर रहे हो, एक बॉल फिर यहां से आगे निकाल रहे हैं, और वो क्या हो, सेकंड बॉल पार्टी, सेकंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। मतलब एक पहले से दूसरे बैग में एक बॉल ट्रांसफर की जाती है, उस ऑपरेशन के बाद आप सेकंड बैग से बॉल निकाल रहे हैं और वो व्हाइट कलर की हो, क्या हो, व्हाइट कलर की, फिक्स है। तो यहाँ पे आपको व्हाइट ही निकालनी, ठीक है। तो अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी मतलब हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि फर्स्ट बैग से कलर कौन सा निकाल के सेकंड बैग में रखा था। तो आपके पास में जितने कलर है उतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे एक ब्लैक बॉल निकाली हो और एक ब्लैक बॉल निकाल के सेकंड बैग में रख दी हो। तो सेकंड बैग में रखेंगे तो इस पे सेकंड बैग की क्या कंडीशन बन गई होगी, यहाँ पे व्हाइट तो 7 की 7 रहेगी, लेकिन ब्लैक में एक ब्लैक एक्स्ट्रा हो गई होगी, एक ब्लैक एक्स्ट्रा हो गई। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू करके 10 ब्लैक, और इधर कितना हो गया होगा, ये इक्वल टू 8 व्हाइट, ठीक। अब यहाँ से आप एक बॉल फिर निकाल रहे हैं और वो क्या हो, व्हाइट हो। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास में ये जो ऑपरेशन फाइनल होगा वो इस जगह पे होगा, लेकिन यहाँ पे आने तक आपको एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों जगह से मुझे रेड व्हाइट बॉल मिल रही है। तो मेरे पास में व्हाइट तक पहुंचने के 2 रास्ते हो गए। कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते हो गए, यानी 2 चॉइस हो गई, ठीक है। अब बताइए इसे पहले रास्ते को सिलेक्ट करेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो पहले रास्ते पे सिलेक्ट करेंगे, यह उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रास्ते पे अपन आ रहे हैं, तो इसमें क्या निकाल रहे हैं अपन कि फर्स्ट से सेकंड में आपने व्हाइट ट्रांसफर करी, आपको फर्स्ट से सेकंड का कलर नहीं पता कि कौन सा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि मैं व्हाइट भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और ब्लैक भी कर सकता हूँ। अगर व्हाइट ट्रांसफर करी तो सेकंड बैग में एक व्हाइट बढ़ गई होगी, या आपने ब्लैक को ट्रांसफर किया तो सेकंड बैग में एक ब्लैक बढ़ गई होगी। अब आप उसके बाद आगे निकाल रहे हो, ठीक है। तो लेट से मैं इस पाथ मतलब इस साइड में आने को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ये जो व्हाइट निकाली है, तो इसमें ये व्हाइट को लेट से मैं इवेंट 1 बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, इवेंट 1, ठीक है। अच्छे से समझना, ये इस साइड में जाए इसको E1 बोल देते हैं इवेंट, और इस साइड में सेलेक्ट हो जाए इसको E2 बोल देते हैं। भाई W में क्या कंफ्यूजन हो सकता है आगे जाके, इसलिए मैं इवेंट बोल देता हूँ। अच्छा पहला रास्ता सेलेक्ट हो, यानी पहले रास्ता सेलेक्ट होने का मतलब आपने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में व्हाइट बॉल रखी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, तो आपको पता है कि इसके अंदर टोटल 5 व्हाइट है, टोटल बैग में 9 है जिसमें से 5 व्हाइट है, तो इसमें से व्हाइट के तौर पे सेलेक्ट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/9। अच्छा पाथ 2 सेलेक्ट हो, जिसको मैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ब्लैक 4 है और टोटल 9 है तो 4/9 होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपने इसमें से एक बॉल निकाल के यहाँ रख दी होगी, फिर यहाँ से आप एक वाइट निकाल रहे हो, तो ये वाइट तभी निकाल पा रहे हो जब आपने यहाँ से एक ट्रांसफर करी होगी, तो कहीं की कंडीशन लगा दी। अब कंडीशन लगा दी है तो बताइए यहाँ पे क्या कंडीशन लिखेंगे वाइट की। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से आपको वाइट निकालनी है, बट कंडीशन है कि आपने पाथ फर्स्ट सेलेक्ट किया है। कंडीशन क्या है कि पाथ फर्स्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से वाइट निकले, बट कंडीशन है कि पाथ फर्स्ट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टोटल 8 वाइट होगी आफ्टर ट्रांसफर। कितनी होगी, 8 वाइट है, जिसमें और टोटल कितनी है, 8 और 9 17 है। 8 वाइट है 17 में से, तो 8/17 लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड पाथ की प्रोबेबिलिटी 4/9 है। अब आप सेकंड पाथ से वाइट निकालना है, तो इस कंडीशन को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गिवन दैट सेकंड पाथ। अब इसे क्या प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, तो मेरे पास में 7 वाइट है, इस बॉक्स के अंदर 7 वाइट है और टोटल कितनी है, 7 और 10 17 है। तो ठीक है, 7 आउट ऑफ 17, 7/17 लिख देंगे। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आप फाइनली बताओ कि वाइट सेकंड बैग में से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम कहेंगे पाथ फर्स्ट से सेलेक्ट करके भी आप फाइनली वाइट निकाल सकते हो और पाथ सेकंड से भी वाइट निकाल सकते हो। तो पाथ फर्स्ट सेलेक्ट हुआ देन वाइट निकली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे स्टार्टिंग मतलब पाथ सेलेक्ट हो यानी E1 हो, फिर वाइट निकले। ठीक है, या आप ऐसे कहोगे पाथ सेकंड सेलेक्ट हो और फिर इसमें से E1 वाइट निकले। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। अब फर्स्ट पाथ सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9 और देन उसमें से वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 8/17। सेकंड पाथ सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/9 और उसमें से वाइट निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/17। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन करोगे तो 40/153 और यहाँ से देखेंगे तो 28/53। अब ये आपका हो गया 68/153। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से ये आंसर अगर कैलकुलेट कर पाया हूँ तो 68/153 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये 68 है। ठीक है, तो आप इसे एग्जाम्पल के इस इलस्ट्रेशन से ये समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली हम जब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं कि हमारे पास में एक ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग चलोगे तो पाथ बनते हैं। तो हमको पहले पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके करस्पॉन्डिंग कोई कलर वगैरह की बात की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो कंडीशन इसमें क्या है, पाथ का सेलेक्ट होना एक कंडीशन है। जब तक पाथ सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक सेकंड वाली कंडीशन पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमको पूरे पाथ की प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है। ठीक है, पूरे पाथ में, तो यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग, ठीक है, और फिर मैं आखिरी में पहुंच रहा हूँ, तो आखिरी तक जाने के लिए देखो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में पहले आपको पाथ सेलेक्ट करना है, देन कलर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आप पहुंच रहे हो और यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, तो बीच में ये कंपलसरी है कि इस पाथ के थ्रू होके आ रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक अपन जानते ही है, एंड वाले जब भी किसी भी बात के बीच में एंड की फील आती है तो वहां पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाया जाता है। अब दो चॉइस बन जाती है, तो दोनों चॉइस क्या करोगे, आप ऐड करोगे, या तो ये पाथ हो सकता है या नीचे वाला पाथ हो सकता है, दोनों से आपको वाइट मिल रही है। अब कई बार ऐसा होगा कि आपके पास में दो पाथ की जगह तीन पाथ सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको तीनों पाथ की प्रोबेबिलिटी को पर्टिकुलर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमें अगर जनरल फॉर्म में दे दिया जाए तो क्या समझेंगे, तो जनरल फॉर्म में दे दिया जाए तो अपन ने जो दो एग्जाम्पल समझे थे उन्हीं को मैं यहाँ पे अगर जनरल तरीके से समझाना चाहूँ तो इसमें ऐसा है कि ये सी आपको पता लगेगा कि भाई आपके पास में ये स्टार्टिंग में एक तरह से ऑप्शन थे जिसको मैं इवेंट 1 और इवेंट 2 बोल रहा हूँ। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐड करेंगे तो 5/9 प्लस 4/9 यानी 1 है। तो हमारे पास में जब भी
स्टार्टिंग के 2 इवेंट होंगे जिससे अपन शुरुआत करेंगे, वो दोनों इवेंट ऐसे होंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होगा। तो जब प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट। और इसके साथ में ये देखेंगे कि दोनों ही केस में कॉमन क्या है, व्हाइट बॉल। ठीक है, व्हाइट बॉल कॉमन है। पाथ फर्स्ट से भी हमें व्हाइट बॉल निकालनी है सेकंड बैग से, और पाथ सेकंड से होते हुए फाइनली हमें व्हाइट बॉल निकालनी है। तो ये व्हाइट एक कॉमन इवेंट है जो दोनों पाथ में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन डिस्कस किए, ये ऐसे सोचिए कि बेसिक डेफिनेशन को लेके ध्यान में रखे थे। अब थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें आंसर ये किस टाइप से मिलते हैं। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ कि मेरे पास में कोई सैंपल स्पेस है जिसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगल में दिखा रहा हूँ, और उसको मैंने क्या कर दिया, एन पार्ट में ब्रेक कर दिया। एन पार्ट में ब्रेक कर दिया, और वो एन पार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। ठीक है, तो ऐसे ये पहले वाले पार्ट को मैं E1 बोलता हूँ, इसको E2, ठीक है, E3, और ऐसे लास्ट वाले पार्ट को En बोल रहे हैं। और अभी सभी एन इवेंट के क्रॉसपॉन्ड एक अदर इवेंट अकर हो रहा है जिसको मैं यहाँ पे ये अंडेकार शेप में बता रहा हूँ। ठीक है, एग शेप में। तो ये एग्जैक्टली एग शेप है, ये ए इवेंट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, ए इवेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब आप सोचोगे कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास में एक सैंपल स्पेस होगा जिसके अंदर एन इवेंट होंगे, E1 से लेके En तक, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है इनको सबको मिलाएं, यानी E1 से लेके E2 से लेके En, इन सब का मैं अगर यूनियन लेता हूं तो मेरे पास में सैंपल स्पेस आना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव की। अब उनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एक कोई इवेंट ए हो रहा है, और इस इवेंट ए को ही हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को ही टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बताइए ए इवेंट है वो कैसे मिलके बन रहा है। ए इवेंट की बात करें तो बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन से मिलके बन रहा है। क्या बन रहा है, ये छोटे छोटे पोर्शन से बन रहा है। जैसे ये वाला पोर्शन है, फिर ये आगे वाला पोर्शन है, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे अगले वाला पोर्शन है। तो आप एक एक करके बताते जाओ। इस वाले पोर्शन को मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये लिखूंगा मैं ए और E1 का कॉमन। इस फर्स्ट वाले पोर्शन को लिखना है तो ए इंटरसेक्शन E1 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे वाले पोर्शन को लिखना है तो ए इंटरसेक्शन E2 लिखेंगे। फिर अगले वाले पोर्शन को लिखना है तो ए इंटरसेक्शन E3 लिखेंगे। और ऐसे एंड वाले पोर्शन को लिखना है तो ए इंटरसेक्शन En लिखना है। अब लेट से इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो P ऑफ ए लिखेंगे तो कितना होगा, P ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए एग्जॉस्टिव इवेंट है और एक्सक्लूसिव है, तो सीधा यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी लिस्ट में। तो ए इंटरसेक्शन E2। अब मैं वो समझा रहा हूँ जो आपको जनरली पढ़ते समय सबसे पहले समझाया जाता है, फॉर्मूला। और मैं चाह रहा हूँ कि आप फॉर्मूले से पहले लॉजिक पे ही अपनी ग्रास्पिंग को कवर करें। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने सबने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रही है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या देखा था, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या लिख देते, ए गिवन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी लिखते थे। अब बताओ इसमें E1 और ए में पहले कौन आया होगा, E1 आया होगा, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हम टोटल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर ए अपॉन या ए कंडीशन बी लिखा जाता है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है जो आपको बोला था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो यहाँ पे लेक्चर पढ़ते समय ये सब इंपॉर्टेंट है कि आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं अपना आगे। ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करके रखना है। अब बच्चों मैं यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू रखना चाहूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू की, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सेकंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन इवेंट गिवन, वो कि सेकंड में से हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाले पार्ट को लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ nth इवेंट गिवन दैट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन कि वो n में से हुआ है। ठीक है, बस यही आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, जिसके अंदर आप अगर ये बात समझ पा रहे हो
तो वो ये कि सबसे पहले इवेंट है, देन कॉमन इवेंट गिवन दैट वो इस इवेंट में से हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इसको सिग्मा के फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आई 1 से लेके n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट और गिवन ए इवेंट E1। तो यहाँ पे ए क्या है, तो ए ऐसा इवेंट है जो सभी E1 A1 A2 En के साथ में कॉमनली हो रहा है। ये जो अंडा बन रहा है, अंडे का एक इंडिविजुअली पार्ट को बोलें, फिर दूसरा पार्ट बोलें, ऐसे करके सभी पार्ट को मिला दिया जाए तो ये पूरा पार्ट ए को बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोल रहे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा पोर्शन फिर दूसरा छोटा पोर्शन ऐसे मिलाते जाएंगे। तो हमने जो ट्री डायग्राम बनाया था, ध्यान होता ऐसा बनाया था, जैसे एक यहाँ पे था, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन बनी थी, फिर इधर चले थे, फिर दूसरा पाथ लिया था, फिर यहाँ पे निकले थे, तीसरा पाथ, फिर यहाँ पे निकले थे, फिर आगे चौथा पाथ यहाँ से निकले। ठीक है, तो हमको इन सबको एक तरह से क्या करना है, इन सभी पाथ को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये E1 होगा, ये इवेंट E2 होगा, ये E3 होगा। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे तो En होगा। तो ये ऐसे इवेंट है। अब यहाँ से मुझे जो कॉमन कंडीशन या कॉमन प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो ये मैं जब भी लिख पाऊंगा जब मुझे यहाँ तक पहुंच गया होगा। ठीक है, आगे तभी लिख पाओगे तो उसको लिखते हैं ए कंडीशन E1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए कंडीशन E1। फिर अगले वाले को लिखना है तो ए कंडीशन E2। आई थिंक आपको अब ये फील आ रही होगी, जो हमने ट्री डायग्राम पढ़ा था 2 इवेंट के लिए, ये सेम बात एन के लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर कहूंगा कि ये फॉर्मूले की बजाय आप पहले वाले मेथड जो ट्री डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं उससे क्वेश्चन को बनाइए, बहुत आसान होगा और आपको फील भी आएगी। ठीक है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप कम से कम फॉर्मूले याद रखें लेकिन लॉजिक अपने क्लियर रखें। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने आपको टाइप दिखाए थे, 2 टाइप थे। एक टाइप वो था जिसपे आपके पास में कॉइन को टॉस कर रहे थे, फिर उसके आउटकम के बिहाफ पे आप सेकेंड कंडीशन जो कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। सेकेंड टाइप क्या था, जिसमें एक बैग में से दूसरे बैग में बॉल ट्रांसफर की थी, फिर दूसरे बैग में से आगे अपन बैग कोई बॉल निकाल रहे थे। ठीक है, तो एक बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर करना, फिर दूसरे से कोई कलर निकालना, तो वो सेकेंड टाइप था। सेकेंड वाला टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखें, आपको रटना नहीं, केवल समझना है। अब देखो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि एक कोई डॉक्टर है, मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई भी पर्सन है। अब वो क्या करता है, मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, कोई विलेज है, और उस कम्युनिटी के 100% लोग हैं, उसमें से कोई लोग, जिसमें से 0.8 तो क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, और 0.2 डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। टोटल 100% मान लेते हैं, उसमें से 0.8 डॉक्टर को दिखाने गए और 0.2 डॉक्टर को दिखाने नहीं गए। अब जो लोग डॉक्टर को दिखाने गए उनमें से 0.35 ऐसे हैं जिसपे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें से 0.65 ऐसे हैं जिनकी कोई कोई दिक्कत है। ठीक है, अब जनरली होता है क्या है, मान के चलो आप ही है, तो आप कई बार होते हैं जनरल चेकअप करवाने पहुंच गए, और कई बार आप केवल बीमार होने पर तब चेकअप करवाते हैं। लेकिन कुछ अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रैंडम मतलब मीटिंग करते हैं, विजिट करते हैं डॉक्टर को, और वहां से अपनी हेल्थ के बारे में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसमें से 0.1 डॉक्टर के पास जाते हैं, और जनरली जरूरी नहीं है कि अपन डॉक्टर के पास जाए तो बीमार ही हो, आप जनरली भी चेकअप करवाने जा सकते हो। तो ये एक यहाँ पे डेटा दे रखा है कि 0.8 लोग डॉक्टर के पास गए हैं, जिसमें से 0.35 को हेल्थ की कोई समस्या मिली, 0.65 को मिली, और 0.35 ओके हैं। अब ऐसे ही जो लोग नहीं जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बीमार नहीं है, हो सकता है वो अवॉइड कर रहे हो, किसी काम में व्यस्त हो, तो उसमें से 0.05 ऐसे हैं जिनको हेल्थ का इश्यू है, और 0.95 ऐसे हैं जो हेल्थ का इसमें नहीं है और उसमें हेल्थ का इश्यू है, जो नहीं गए थे। ठीक है, तो आप ऐसे सोचिए कि इसके अंदर क्या कितने % ऐसे लोग होंगे जिनको रियल में हेल्थ का इश्यू है। तो हेल्थ का इश्यू वाले 2 टाइप के लोग हो गए, जो लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बता दिया, और कुछ घर पे बैठे हैं लेकिन फिर भी उनको डॉक्टर ने बताया, मतलब उनको नहीं पता है कि उनको कोई समस्या है, लेकिन एक्चुअली समस्या है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जो हेल्थ इश्यू की बात करें, देखो नो वाले तो ये हो गए, नो हेल्थ इश्यू तो ये वाले हो गए, और हेल्थ इश्यू वाले ये वाले पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे भी करके आपको केवल बताना है कि कितने % ऐसे लोग हैं जिनको रियल में हेल्थ इश्यू है। तो आप कहोगे जो चेकअप करवा के गए, तो आपके पास में 2 पाथ हो गए। मैं यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे लेकर जाना चाह रहा हूँ।
फिर इससे 2 पाथ निकल के आ गए। अब देखिए यहाँ से अगर अपन ऊपर ऊपर चलें और यहाँ पहुंच जाए, तो ये वो लोग हैं जो चेकअप करवाने गए और उनको डॉक्टर ने बता दिया कि हेल्थ इश्यू नहीं है। तो 0.8 के 35 है, 0.8 का 0.35 ही है ऐसे लोग जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं। तो 0.8 इंटू 0.35 करेंगे तो ये 0.08 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 100% के 0.28 ऐसे लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली वेरीफाई हो गया, डॉक्टर ने बता दिया उनको। ऐसे ही 0.65 किसी का है जिनको हेल्थ इश्यू है, तो 0.8 इंटू 65 तो 0.52 लोग मिल जाएंगे इधर से, ठीक है। अब ऐसे ही जो लोग नहीं गए थे उनमें से भी 0.05 को कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो 0.01 निकले, और फिर 0.2 है तो 0.95 से 0.19 मिले। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो देखिए वापस से 100% मिल जाएगा। वापस से कितना मिलेगा? 100%। इन सबको आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डॉक्टर को विजिट करता है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम पता लगती है, कोई विजिट नहीं करता है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम पता लगती है, तो कितने परसेंट या क्या प्रोबेबिलिटी है या कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको कोई कोई हेल्थ का इश्यू है। तो अगर हमें केवल हेल्थ इश्यू वाले पता करने हैं तो ये यहाँ से आप दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितने? 0.52 और 0.19, इसको लिखेंगे तो 0.71 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.71 है, यानी 0.71 लोग हैं जिनको हेल्थ का इश्यू है। देखिए यहाँ पे चेकअप करवाने कितने गए थे? 0.8 ही गए, तो जरूरी नहीं कि 0.8 ही बीमार है, कुछ रूटीन चेकअप करवाने भी गए होंगे, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप जनरल एक ट्री डायग्राम बना दो, उससे सब क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आते हैं बेस थ्योरम एग्जैक्टली क्या है। तो अभी तक हमने जो सीखा है समझा है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के अंदर बात क्या होती है कि इसमें आपको पाथ मिलते हैं और पाथ के अकॉर्डिंग कोई करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो हम दो पाथ बन रहे हैं तो दोनों पाथ की फाइनल प्रोबेबिलिटी निकाल के इंडिविजुअली उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब बेस थ्योरम जनरली होती क्या है? तो बेस थ्योरम के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बदलाव क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। यहाँ पे हमें ऐसा बोला जाता है कि जैसे कोई बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका कलर हमें फाइंड है या पता कर लिया, बस आपको बैग जाके बताना है कि वो किस बैग में से आया है, किस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है, किस पाथ को कोरस्पॉन्डिंग कर रहा है। यानी ये हमेशा इन स्टार्टिंग की कंडीशन के बारे में बताता है, आपको बैक बताता है। तो इसको कभी कभी इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कई जगह रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, और आपको बेस थ्योरम से भी ये कई टॉपिक देखने को मिलता है। तो जनरली तो बेस थ्योरम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बेस थ्योरम के अंदर क्वेश्चन कैसा दिखेगा? तो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन लिया जो स्टार्टिंग में टोटल प्रोबेबिलिटी में लिया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन वही है, 3 रेड एंड 7 ब्लू है, फिर अगले में 6 रेड एंड 4 ब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 कॉइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। उधर हमने एक ही कॉइन की बात की थी, यहाँ पे 2 कॉइन को ड्रॉ थ्रो किया जा रहा है। इफ आउटकम इज टेल, यानी आउटकम इज, ठीक है, बोथ टेल, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें दोनों टेल है। तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 अदरवाइज बॉक्स सेकंड से। इफ द फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर, अब ये बता दीजिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इफ द बॉल फाइनली ड्रॉन इज रेड इन कलर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी की बॉक्स फर्स्ट से ड्रॉ की थी। अब देखिए हमको इसे लास्ट वाली लाइन को अगर एक बार पकड़ें तो यहाँ से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, बेस थ्योरम को लिखते हैं कैसे, बस इतना सही आपको पकड़िए। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जो कि हमने दे रखा है, इफ द बॉल इज ड्रॉन इज रेड, यानी बॉल ड्रॉन की है वो रेड कलर की, ये हमको पता है। मतलब अब जो चीज पता होती है और आप फाइंड क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बॉक्स 1, की प्रोबेबिलिटी दैट वो बॉक्स 1 में से ड्रॉ की है। तो एक मेरी बात को अगर आप सुन रहे हो अच्छे से तो एक बार उसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करो। ये लास्ट लाइन को, मैं लास्ट लाइन को लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये पता है कि वो रेड कलर की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 1 में से निकल रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स 1 में से निकाली जा रही है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक काम करो कि इस बात को अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मदद से लिखना चाहें तो आपको क्या लिखने में आएगा। ये तो हमने यहाँ से समझ में आ गया कि रेड कलर हमें पता है, जो चीज पता होती है उसको डिवाइड में लिखते हैं और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बॉक्स 1 में से, तो B1 गिवन R। अब इसको अगर आप मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से लिखना चाहूँ तो बच्चों क्या लिखूंगा, B1 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R,
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, अब B1 इंटरसेक्शन R, इसको तो आपको पता है कि इसके अंदर बॉक्स 1 और रेड में से पहले क्या निकाला गया होगा, बॉक्स की बात हुई होगी, देन उसमें से रेड बॉल निकली होगी, गिवन दैट वो बॉक्स फर्स्ट में से। ये बात समझ में आ गई। इससे ये कैसे लिखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है। अगर ये नीचे वाला पार्ट देखोगे बच्चों आप, ये नीचे वाला पार्ट देखोगे तो ये तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में देखा था, ये तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में समझाया था, टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो देखिए यहाँ पे कोई अदर से फॉर्मूला नहीं है दुनिया में, आपको बस इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अंदर ही सब कुछ लिया हुआ मिलेगा कि डिवाइड का पार्ट आ रहा है, और डिवाइड वाला पार्ट क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ही पार्ट है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड होने की, टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड होने की। तो मैं यहाँ पे इस बात को फिर से एक बार ट्री डायग्राम में समझा देता हूँ, आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 2 कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, 2 कॉइन। अब 2 कॉइन है, उसको आप थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ से हमने क्या ऑप्शन दिया है कि इफ बोथ, यहाँ पे बोला गया इफ द बोथ आउटकम, ये लिख दो, इफ द बोथ आउटकम आर टेल, यानी यहाँ पे इस साइड में दोनों आउटकम क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो आप क्या कर रहे हो, बॉल निकाल रहे हो फर्स्ट बॉक्स में से, किसमें से निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉक्स में से। जब फर्स्ट बॉक्स की क्या हाल है, इसके अंदर 3 रेड है और 7 ब्लू है। और अदरवाइज, अदरवाइज की मतलब, अदरवाइज का क्या मीनिंग होगा बताओ, अदरवाइज का मीनिंग होगा कि कुछ भी आ जाए, हेड हेड, हेड टेल, या टेल हेड आ जाए, तो आप क्या करोगे, सेकंड बॉक्स में से बॉल निकालोगे। ये बॉक्स फर्स्ट है और ये बॉक्स सेकंड है, तो सेकंड बॉक्स में क्या है, तो सेकंड बॉक्स में बच्चों हमारे पास में 6 रेड एंड 4 ब्लू है। अब इसमें से क्या कलर की बॉल निकाल रही है, क्या कलर की बॉल निकाली है, तो इसमें से आपने रेड कलर की बॉल निकाल दी है। क्या निकाल दी, रेड कलर की बॉल निकाल दी। और आपको पता ही है कि आपके पास में रेड आ चुकी है। ठीक है, तो ये ट्री डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहले बताओ, अगर मैं इसको E1 इवेंट नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, E1 इवेंट नाम देता हूँ, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4 आएगी, नहीं आएगी भाई। 2 कॉइन को ड्रॉ करते हैं, थ्रो करते हैं, तो टोटल कितने हमारे पास में 4 आउटकम आते हैं, उसमें से दोनों ही टेल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। और यहाँ पे सेकंड वाले की बात करेंगे तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4। अब आप रेड निकाल रहे हो, तो इसमें कंडीशन तो लगा ही रहे हो, क्या कंडीशन लगा रहे हो बताओ, कि रेड हमने निकाली है बट कंडीशन है कि वो फर्स्ट वाले पाथ से निकल के आई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन की पाथ फर्स्ट से निकल के आ रही है, तो कितनी है, 3/10 है, कितनी है, 3/10। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट वो सेकंड पाथ से निकल के आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/10, कितनी है, 6। तो आप तो बताओ मुझे इस पूरे पाथ की, इस पूरे पाथ की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये तो यही तक की है। अब यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो इस पूरे पाथ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4 इंटू 3/10 होगी, सही। और यहाँ तक इस पूरे पाथ की बात करेंगे कि आपने फाइनली यहाँ तक पहुंच गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 पाथ सेलेक्ट की हो गई, और उसमें से अब रेड निकले तो 6/10 आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमने लिखा है यहाँ पे पार्ट, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स फर्स्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट बॉक्स फर्स्ट है। ठीक है, तो बॉक्स फर्स्ट, ये बॉक्स फर्स्ट है, तो इसी को तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में से बॉल निकले और वो रेड कलर की हो, तो पहली बात है फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होगा तभी तो उसमें से रेड निकलेगी। तो यहाँ पे आप ये बात कितने लोग समझ पाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स फर्स्ट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, कितने को समझ में आए। फिर पहला बॉक्स सेलेक्ट तभी होगा जब कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, दोनों टेल आ जाए, दोनों टेल आ जाए, और दोनों टेल आए उसका नाम मैंने यहाँ पे E1 दे रखा है। तो कितने लोग समझ में आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 यानी बॉक्स सेकंड सेलेक्ट हो, एक तभी होगा जब आपका इवेंट सेकंड हो जाए। सेकंड का मतलब आपके पास में हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड आ जाए, तो ये कितना है, 3/4 है। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को देखना है, तो इसकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए ध्यान से समझना, मुझे नोमिनेटर में कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो नोमिनेटर में वैल्यू क्या रखूंगा, 1/4 इंटू 3/4, क्या रखेंगे, सॉरी 1/4 इंटू, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ फर्स्ट,
जो 1/4 है। अब उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी, यदि आपने पाथ फर्स्ट सेलेक्ट किया है तो कितनी है, 3/10 है। देखिए आपको 3/10 है। डिवाइड में टोटल प्रोबेबिलिटी, डिवाइड में क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी थी, ये जो दो फाइनल आउटकम निकल के, फाइनल प्रोबेबिलिटी निकल के आते उनको ऐड करना था। तो फाइनल ऐड करेंगे तो 1/4 इंटू 3/10 प्लस 3/4 इंटू 6/10। अब देखिए यहाँ पे 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 इंटू 6 18 21, और ये आप सॉल्व करोगे तो 1/7 निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर करने में आ रहे हैं, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पता है पहले से। तो आपको ये जो लास्ट लाइन दिखी थी, इस लास्ट लाइन की बात को आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखना आना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप, पहली बात तो ये कि बेस थ्योरम लग रही है, इस बात को कैसे आप पहचानोगे, तो जब कभी भी आपने किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा पढ़ा कि इसमें कोई कलर के बारे में हमें पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स फर्स्ट में से निकाली है, यानी रिवर्स की बात हो रही है, रिवर्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो वहां समझ जाना कि बेस थ्योरम लग रही है। वहां क्या समझेंगे, उसके अंदर बेस थ्योरम लग रही है, एक पॉइंट तो ये समझना है। दूसरी बात, टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि आपको आगे जाने की बात दे रखे होंगे, क्या करेंगे, आगे जाने की बात बोलेंगे, और बेस थ्योरम के अंदर पीछे जाने की बात बोलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग रही है, बेस थ्योरम। अब मैं ऐसे बोलूं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन जब भी होगा ना, तो उसके अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी। जो बेस थ्योरम जब लगाते हो तो उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो एग्जैक्टली आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी ही होता है। ठीक है। अब आपको जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो मेरी एडवाइस मानो तो आप एक बार ट्री डायग्राम बना लेना। अगर आपने ट्री डायग्राम बना लिया तो उससे आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप ट्री डायग्राम को ही फॉलो करें। एक और टाइप देख लेते हैं जिसके अंदर आपको एक में से दूसरे में कुछ ट्रांसफर वाला केस दे रखा होगा। ठीक है, तो इसको भी हम किससे करेंगे, ट्री डायग्राम से करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स फर्स्ट है, कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल। ठीक है, तो ये बॉक्स फर्स्ट है, इसके अंदर 3 रेड है और 7 ब्लू है। ठीक है, और ऐसे ही बॉक्स सेकंड है, बॉक्स सेकंड के अंदर 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, ये बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, यानी एक बॉल है जो रैंडमली सेलेक्ट करें बॉक्स 1 से, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखा है कि हमने बॉल सेलेक्ट की है बॉक्स 1 से, पर रैंडमली सेलेक्ट की है। रैंडम जब भी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कलर फिक्स नहीं होता है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास में चॉइस होती है कलर सेलेक्ट करने की। तो ए बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 एंड प्लेस इन बॉक्स 2, और उसको बॉक्स 2 में प्लेस कर दिया है। नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 एंड फाउंड इज रेड। अब आपने सेकेंड बॉक्स में से बॉल निकाली और वो रेड कलर की मिल गई, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें ऐसे बोला गया, ए बॉल इज रैंडमली selected from box 1 and placed in second box, then box सेकेंड में से एक बॉल निकालिए, वो रेड कलर की मिली, हमको पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स वाज ए ब्लू इन कलर, तो फर्स्ट बॉक्स से ब्लू कलर की बॉक्स बॉल थी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको डायग्रामेटिकली देखो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कौन से बॉक्स को खोल रहे हैं, बॉक्स 1 को खोल रहे हैं। कौन से बॉक्स को खोल रहे हैं, बॉक्स 1 को। इसके अंदर 3 रेड और 7 ब्लू बॉल है। अब क्या कर रहे हो, इसमें से एक रैंडम बॉल निकाल रहे हो। तो रैंडम जब भी बात होती है तो इसमें कलर फिक्स नहीं होता है, तो आप इसमें से एक रेड भी निकाल सकते हो और आप इसमें से एक ब्लू बॉल भी निकाल सकते हो। बताओ सही बात है। अब आपने इस ये दो अलग अलग सिनारियो बनाए, इसका मतलब आप ये पाथ पे भी जा सकते हो या आप इस पाथ से भी जा सकते हो। अब मैंने एक रेड बॉल निकाली और उसको जाके किस में रख दिया, बॉक्स सेकंड में रख दिया। क्या रख दिया, इसको बॉक्स सेकंड में रख दिया। तो बॉक्स सेकंड का क्या हाल हुआ होगा, बॉक्स सेकंड में अगर रख रहे हैं, एक ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर। तो बॉक्स सेकंड का हाल क्या होगा, तो बॉक्स सेकंड में एक रेड बढ़ गई होगी, तो पहले से जितनी रेड थी उसमें एक रेड एक्स्ट्रा कर दो, तो 7 रेड एंड 4 ब्लू हो जाएगी।
और अगर आपने पहले में ब्लू निकाली है और उसको बॉक्स सेकंड में रख दिया है, तो अब बॉक्स सेकंड का क्या हाल हुआ होगा? बॉक्स सेकंड का हाल ये होगा, तो रेड तो 6 की 6 रहेगी, लेकिन ब्लू 5 हो गई होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से आप क्या कर रहे हो? यहां से आप एक रेड फिर निकाल रहे हो और यहाँ पे पहुंच जा रहे हो। अब आगे क्या है? आप इसी जगह से भी एक रेड निकाल रहे हो, यहाँ पे फिक्स है कि एक रेड निकालनी है और आप यहाँ पे पहुंच रहे हो। ठीक है, अब आपने रेड तो निकाली दी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पाथ को मैं E1 नाम देता हूँ और ये वाला पाथ है इसको E2 नाम देता हूँ। ठीक है, अब E1 पाथ के सेलेक्ट होने के बाद ही आप ए रेड निकलेगी, E1 पाथ के सेलेक्ट होने के बाद ही रेड निकलेगी। तो यहाँ पे इस जगह की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे? इस पाथ की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे रेड गिवन दैट की पाथ फर्स्ट है। और यहाँ की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलेंगे? रेड गिवन दैट की पाथ कौन सा है? सेकेंड है। इतना समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट पाथ 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन की पाथ सेकेंड है। अब आप मुझे इतना बता दो कि अगर मैंने ये पाथ भी सिलेक्ट कर ली या पाथ का नाम दे दिया कि मैंने रेड और ब्लू निकाली थी, ये पाथ की पॉसिबिलिटी हो सकती है और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं इनको प्रोबेबिलिटी के अंदर लिखना चाहूँ, तो इतना बता दो मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा कि आपने रेड निकाली है फर्स्ट बॉक्स में से, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट पाथ है। तो E1 क्या है? बॉल ट्रांसफर इज रेड इन कलर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/10 हो जाएगी। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर लिखें तो कितनी हो जाएगी? 7/10 हो जाएगी। इतना ठीक है, 3/10 एंड 7/10। अच्छा, ये केवल इतने से पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फाइनल तो हमें बताना है, अलग बात है, लेकिन यहाँ से कितनी आएगी? रेड और सेकेंड बॉक्स से निकालने की। रेड सेकेंड बॉक्स से गिवन दैट है फर्स्ट बॉक्स से निकल के आए हैं, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगी आपकी 7/11। कितना आ जाएगा? 7/11। और यहाँ पे रेड, और आपने ये वाली जगह से रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली है सेकंड बॉक्स में से रेड। तो सेकंड बॉक्स में से रेड तभी निकाल पाओगे जब आपने सेकंड पाथ सेलेक्ट किया होगा। अब सेकंड पाथ सेलेक्ट किया है और उसमें से आपने रेड निकाली है, ऐसे बोलें। पहली वाली बात को अगर मैं सही से बोलना चाहूँ तो ऐसे बोलूंगा कि रेड निकाली है और गिवन दैट आपने सेकंड पाथ सेलेक्ट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 6/11 है। कितनी? 6/11। अब बताओ मुझे फाइनल यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी लिखेंगे? तो इस जगह की प्रोबेबिलिटी मुझे लिखना है, तो पहले तो पाथ सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, देन उस पाथ में रेड की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ की प्रोबेबिलिटी लिखनी तो कैसे लिखेंगे? उस पाथ की प्रोबेबिलिटी 7/10 और उस पाथ में से रेड सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 6/11। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। ये आगे वाले आगे। अब बताओ, इसमें आगे जाने की बात हो रही है, पीछे जाने की बात हो रही है? तो मैं समझ पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर पीछे जाने की बात हो रही है। तो देखो, इस लाइन को फिर से पढ़ो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, देखिए यहाँ से, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल थ्रोन। देखो, ये से आपको ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला भी बनता हुआ दिखेगा। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 इज ब्लू इन कलर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 वाज ए ब्लू इन कलर। अच्छा, आपको क्या पता है इसमें? आपको ये पता है कि आपने रेड निकाली है, ये नॉन है। ठीक है, ये आपको पता है कि आपने रेड निकाली है। क्या निकाली है? रेड निकाली है सेकंड में से। तो ये जब कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन पता होती है कि आपने रेड निकाली है, तो उसको डिवाइड में लिखते हैं। और अब क्या बात कर रहे हैं कि ब्लू वाली बॉल फर्स्ट में से निकाली थी, उस कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी डेट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 वाज ब्लू इन कलर। तो बॉक्स 1 से ब्लू कलर की जब बात होती है तो कौन सा इवेंट है, कौन सा पाथ है? E2 A1 बताओ। ब्लू की बात करें और बॉक्स 1 में से, तो बॉक्स 1 में से ब्लू ये सेकंड पाथ है, यानी E2 है। तो यहाँ से आपको E2 गिवन R पूछ रहे हैं। बताओ कितनी बात कोई लास्ट लाइन से समझ में आया? देखो, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। इफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज फाउंड टू बी रेड, यानी हमें मिल चुकी है कि वो रेड की है, तो डिवाइड में रख दिया रेड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स फर्स्ट में से निकाली गई थी वो ब्लू कलर की थी, बॉक्स फर्स्ट में से निकाली वो ब्लू कलर थी। आपको रेड पता है कि सेकंड बॉक्स में से निकली, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉक्स में से ब्लू कलर की निकल गई थी? तो ब्लू कलर को हमने क्या पाथ का नाम दे दिया? E2 नाम दे रखा है, तो E2 कंडीशन R लिख लेंगे। अब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना है, यहाँ से आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिख लेनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो E2 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी
E2 और R में से बात करेंगे तो पहले E2 हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से लिख रहा हूँ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ R। ठीक है, अब नीचे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R है वो क्या है, तो ये तो टोटल है, ये क्या है, टोटल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है इंटू प्रोबेबिलिटी R इंटू E2। देखो ये वाले पाथ की, तो E2 पाथ सेलेक्ट हो 7/10 और उसमें से R की प्रोबेबिलिटी 6/11 अपॉन में टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेना है मल्टीप्लाई करके, तो 3/10 इंटू 7/11 प्लस 7/10 इंटू 6/11। तो देखो डिवाइड वाला पार्ट यहाँ पे कट जाएगा, 10 11 10 11 कट गया, और इसमें से 7 भी कट जाएगा। 7 कटने के बाद ऊपर 6 बच रहा है और नीचे 9 बच रहा है, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको फील करिए कि बेस थ्योरम एग्जैक्टली है क्या। बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी में आपको स्टार्टिंग वाले इवेंट या पाथ की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में से लास्ट लाइन जो दे रखी है उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखना आना चाहिए। एक बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हो तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको फिर से वही कि डेफिनेशन कैसे मिलेगी, तो देखो यहाँ पे अगर इस बात को समझोगे तो ये अच्छे से पता है कि मेरे पास में जो भी ये ट्री डायग्राम बनता है, तो ट्री डायग्राम में अगर मैं सेकंड पाथ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो इसमें क्या क्या है, इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में रखा है, इस पार्ट क्या क्या है मैंने न्यूमरेटर में रखा है, और इन दोनों के एडिशन को डिवाइड में रख दिया है। ठीक है, तो ले दे कि हमको बेस थ्योरम के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को पहले से निकाल के रख लेना होता है। तो वही बात है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास में एन कोई इवेंट है, एग्जस्टिव वाले इवेंट। ठीक है, तो इनके रेस्पेक्ट में कोई एक कॉमन इवेंट अकर हो रहा है, और इस इवेंट के लिए मैंने क्या बोला था कि ये E1 E2 से लेके En तक बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कोई इवेंट है E1 E2 E3 डॉट डॉट ये En है, और उसमें से ये बीच का पोर्शन है जिसको अपन अंडा बोल रहे हैं, तो ये रेड या शेडेड पोर्शन के होने की बात करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हमको पता है कि अंडे वाला कलर हमको पता है, या कुछ भी बात की जाए तो उसमें किसी पर्टिकुलर पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर लेट से इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे पहले बताओ। ये वाला पार्ट हमने लिखा था, कैसे लिखा था, ए इंटरसेक्शन E1 लिखा था, क्या लिखा था ऐसे। ये अगला वाला पोर्शन लिखना है, तो अगले वाले पोर्शन कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन E2, क्योंकि ए और E2 में कॉमन आ रहा है, ऐसे इसको लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन E3 लिखेंगे। ठीक, तो आपको जब कभी भी बेस थ्योरम की बात करेंगे तो इसमें टोटल अंडे की बात नहीं करते हैं। टोटल अंडा तो हमको पता है कि ये अकर हो चुका है, अब उसमें से किसी एक पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसी एक पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात करेंगे, किसी एक स्पेशल पोर्शन की बात की जा रही होगी। ठीक है, इसी को बैक बोलते हैं कि हमको पता है कि इसमें रेड कलर आ चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E2 में से निकल के आया है। तो अगर E1 में से निकल के आ रहा है और आपको पता है कि रेड कलर या ए अंडा आ चुका है या ए इवेंट आ चुका है, तो देखो यहाँ पे ए आ चुका है ये पता है, तो E1 में से क्या हो तो कैसे लिखेंगे उसको, इसी तरह से लिखेंगे। E1 में से हो तो E1 कंडीशन ए लिखेंगे। अब उसके बाद में ये पूरी डेफिनेशन वही लिखिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना हमें आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो या हाँ इसको ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, इससे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आपको लिखना है, और नीचे कैसे लिखना है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिखना है, टोटल प्रोबेबिलिटी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। बेस थ्योरम बेसिकली क्या है, बेस थ्योरम के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और वो एक बार कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आगे की बातें बहुत ही आसान है, तो इजी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इस क्वेश्चन को क्या हम करने की स्थिति में है या नहीं है। अगर हैं तो आपको मानना कि अब तक की बातें सारी समझ में आ गई है। फिर मैं कहूंगा कि इसमें फॉर्मूले पे हम नहीं जा रहे, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। ठीक है,
बस आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर उसके अनुसार चलते जाना है। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इट कलर इज ऑब्जर्व एंड दिस बॉल अलॉन्ग विथ 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर इज रिटर्न टू द बैग। यानी हमने क्या किया, एक बैग है उसमें से एक बॉल निकाली, जिस कलर की बॉल आई थी उस कलर की 2 बॉल और मिला दी है, ठीक है, उस कलर की 2 बॉल और मिला दी है। अब आगे क्या कर रहे हैं, एक अब आगे फिर कर रहे हैं, पहले हमने एक बॉल निकाली, उस कलर की 2 बॉल और मिला दी है, फिर उसके बाद में एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बैग, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की है। यानी ये इवेंट 2 प्रोसेस में हो रहा है, पहले आप पहली बॉल निकाल रहे हो, फिर उसका कलर देख रहे हो, उस कलर की 2 बॉल मिलाते हो, फिर आप एक बॉल निकालते हो और उस बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी ये आगे की बात कर रहा है, पीछे जाने की बात नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर थोड़ी सी बात तो समझ में आ गई कि टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस बात को मैं ट्री डायग्राम से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ट्री डायग्राम से मैच हो गया तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बैग फर्स्ट है, ठीक है, और इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें से 4 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है। इसके अंदर 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बॉल एट रैंडम, जब भी रैंडम बात आती है तो आप कोई भी कलर निकाल सकते हो। तो आपके पास में पॉसिबल जो ऑप्शन हो सकते हैं उनको लिखिए। तो यहाँ पे हमने लेट से एक रेड निकाल दी, या मेरे पास में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पे एक ब्लैक बॉल निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब वापिस से इस बैग की क्या हाल हो गया होगा। तो इस बैग का हाल ये होगा कि आपने रेड निकाली है, उसका कलर देखा है, पहले तो रैंडम बोला था, तो रैंडम पे हमारे पास में 2 ऑप्शन हो गए, रेड भी निकाल सकते हैं और ब्लैक भी निकाल सकते हैं। अगर आपने रेड निकाली है तो उस रेड के कलर की 2 बॉल और मिलानी है। तो रेड के कलर की 2 और मिलाएंगे, पहले से 4 रेड थी, 4 रेड थी और प्लस 2 रेड और बोला है कि इट रिटर्न विथ 2 एडिशनल, ठीक है। 2 एडिशनल का मतलब उसी कलर की 2 रेड और मिला देनी। तो आपने रेड निकाली और ब्लैक में कोई आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस बैग के अंदर क्या हाल हुआ होगा, तो आपने रैंडमली निकाली और उसका कलर ब्लैक निकला, तो अब आप क्या करोगे, 2 ब्लैक और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दोगे। 2 ब्लैक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो पहले से ब्लैक जितनी है उसमें से 2 ब्लैक एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब बताओ इस बॉक्स के अंदर पहले कितनी बॉल थी, 10। अब आपने कलर देखने के बाद में उसके अंदर 2 एडिशनल मिला दिए, ठीक है। तो अब बॉल कितनी होगी, 12। आगे क्या कर रहे हैं, अब इसमें से एक बॉल फिर निकाल रहे हैं आप। नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और ये क्या है, रेड कलर की, यानी यहाँ पे फिक्स है कि ये रेड कलर की है। अब यहाँ से 1 रेड की बात हो रही है और इस जगह पे से भी 1 रेड की बात हो रही है, क्योंकि आप 1 रेड इस पाथ के थ्रू भी निकाल सकते हो और एक बॉल रेड यहाँ से भी निकाल सकते हो। आफ्टर रिटर्न, रिटर्न करने के बाद आप फिर एक रेड निकाल सकते हो। अब मेरी बात समझना कि आप सेकंड काम को तभी कर पाओगे जब पहला काम हुआ होगा। अब पहला काम होना सेकंड काम के लिए क्या है, कंडीशन है, गिवन है। तो आप बताओ इस पाथ को मैं इवन अगर नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, इवन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब है कि रेड बॉल निकले इसमें से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या है, इसमें से रेड निकले। तो रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/10, देख पा रहे हो। अच्छा, E2 सेकंड पाथ को मैं बोल रहा हूँ, तो सेकंड पाथ यानी सेकंड पाथ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सेकंड पाथ का मतलब ब्लैक बॉल आपने ऑब्जर्व की है फर्स्ट में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/10। इतना ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि आपने आफ्टर रिटर्न रेड निकाली है, बट कंडीशन है कि आप फर्स्ट पाथ की बात कर रहे हो। आफ्टर रिटर्न सेकंड बॉल निकालते हैं, बट किस पाथ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पाथ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन मैं फर्स्ट पाथ लिखूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड कितनी होगी बच्चों, 6, और टोटल कितनी है, 12, तो 6/12। अब बताओ यहाँ पे इस पूरे पाथ के कंप्लीट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, पहले पाथ सेलेक्ट हो और फिर उसमें से रेड निकले, ये तो लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो, तो पहले तो बताओ इस प्रोसेस को क्या लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट वो E1 में से निकला है, E2 में से,
इसमें से E2 में से। तो E2 तभी कर पाओगे जब आप फर्स्ट सेकंड पाथ को सेलेक्ट किए होंगे। तो मुझे रेड की लिखनी है, गिवन की फर्स्ट सेकंड पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस जगह से आपको रेड पता करना है। तो कितना है 4/12, कितना है 4/12। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/10 इंटू 4/12 हो जाएगा। 6/10 इंटू 4/12, इतना समझ में आ गया। अब आपको फाइनल रेड की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेगा तो कैसे निकालोगी, आपने फर्स्ट पाथ सेलेक्ट किया होगा रेड गिवन दैट फर्स्ट पाथ या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट सेकेंड पाथ। अब आपको पता है इसका जब वो इससे लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से डेफिनेशन क्या बनती है, R बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ R कंडीशन E2। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी ये वाली बात, तो ये कैलकुलेशन यहाँ भी कर रखी है हमने 4/10 इंटू 6/10 12। फिर अगले वाले में 6/10 इंटू 4/12, इतना ठीक है। अब आप इस कैलकुलेशन को देखोगे तो 24 प्लस 24 और इधर हो गया 120। तो ये आपसे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे लिख दो 48/120। तो 24 से कट जाएगा 2/5। तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5 टाइम आ जाएगी। आप कोई पाथ अगर बनाने में आ जाते हैं तो फिर इक्वेशन बहुत आसान लगने लग जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। तो मैं फिर कहूँगा आप फॉर्मूला के बजाय जब भी इस टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको ट्री डायग्राम से बनाने की कोशिश करो। जब भी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो उसको पाथ बोल देंगे और दोनों में जो कॉमन होता है तो उसकी कॉमन की कंडीशन तभी लिख पाओगे जब आपने पाथ सेलेक्ट कर लिया होगा। तो कॉमन जो भी बात है, जैसे यहाँ पे रेड कलर की बात हो रही है तो रेड गिवन पाथ, फिर सेकंड वाली बात करेंगे तो उसके अनुसार आपको ये लिखना आना चाहिए। बस ये प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो आपकी बेस थ्योरम है, राइट। इस लेक्चर के अंदर हमने दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किया है, आपको आइडिया दिया है टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम का। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास में आएगा उसमें जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बेस्ड होंगे, ठीक है। तो होपफुली आप नेक्स्ट में मिलोगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आपको मैं सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर भी बेस थ्योरम में अप्लाई हो रही होगी, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू।